हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम सुपर टेट यूपीपीसीएस के लिए भूगोल को पढ़ रहे थे, भारत के भूगोल को। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है इसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए, आईएएस वालों के लिए, पीसीएस वाले के लिए जो स्टेट पीसीएस देते हैं। तो स्टेट पीसीएस में अब आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जिस भारत की जो नदियां हैं वो कैसे, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये कैसे प्रवाहित होते हैं, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, और ये कहाँ किस सागर में जाके गिरती हैं, बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं कि अरब महासागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और इसके पहले इस चीज़ को मैं बताने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नदियाँ जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से, और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, कृषि की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था में, और जो यहाँ पे सभ्यताएं जो इसकी उत्पन्न हुई थी, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीज़ें जो है नदियों के किनारे ही बसे शहर हैं। डेवलप कैसे हुआ था सभी शहरों का, नदियों से कितना हमें लाभ है, और क्या क्या फायदे हैं, कैसे डैम बना के इसका बिजली उत्पादन और परियोजना, नहर बना के कई चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी आपको, और इससे आईएएस और पीसीएस और स्टेट पीसीएस और यूपी टेट, सुपर टेट, ये जो एग्ज़ाम है सब में ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आज समझेंगे हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को। भारत का अपवाह तंत्र एक निर्धारित, देखिए अपवाह मतलब होता क्या है, देखिए ठीक, जल मार्ग द्वारा, देखिएगा, एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, कोई एक निर्धारित जल मार्ग है, उस पर लगातार क्या होता है कि पानी बह रहा है, बहता आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अपवाह। ऐसे ही कई जलमार्ग मिल के जब किसी नदी में मिलते हैं, फिर जाके इसको, तो उसे तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र। तो ये अपवाह तंत्र हो गया। ठीक, तो तंत्र मतलब क्या होता है, जाल, सिस्टम। ठीक, इसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम समझ गया। और उद्गम के दृष्टि से, उद्गम के दृष्टि से अगर देखा जाए, और इसी प्रकार के कई जलमार्ग जब मिल के प्रवाहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल प्रवाह को अपवाह तंत्र। एक निर्धारित जल मार्ग है, कोई इस पे जल प्रवाह हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। लेकिन ऐसे ही एक कई जल मार्ग जो होंगे तो उसे क्या कहेंगे, तंत्र मतलब जाल होता है। जैसे सिस्टम होता है ना, जैसे सरकार हुई, तो सरकार कहते हैं कि सरकार अपने तंत्र को लगा दी किसी अपराधी को पकड़ने में। तो वो तंत्र क्या होता है, वो जितने भी सरकारी विभाग के लोग होते हैं, अब एक सरकार ऐसे उससे जुड़े हुए लोग, पुलिस विभाग के अधिकारी, फिर द डीएम, फिर उधर न्याय की तरफ से, तो सरकारें जो होती हैं चारों तरफ से काम कर रही हैं, दो तीन डिपार्टमेंट को लेके, तो वो उनका तंत्र हो गया। तो वो सारा तंत्र एक अपराधी को पकड़ने में काम कर रहा है, तो वही सिस्टम। तो वैसे ही यहाँ पे निर्धारित जलमार्ग, एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल प्रवाह होता है। तो ऐसे कई जल प्रवाह जो होते हैं जलमार्ग पे, तो जब चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत आसान भाषा में मैं करके आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। क्योंकि एक एक बच्चों को समझाना, जिससे मुझे ये लगे कि कहीं आपको समस्या ना आए इसे समझने में। तो अगर अपवाह तंत्र की बात किया जाए, तो उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में
बांटा जा सकता है। उद्गम की दृष्टि से देखा जाए ना तो भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र, फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय। तो जैसे दो टाइप की नदियां भारत में बहती हैं, एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाले नदी को हम हिमालयी नदियां कहेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत जो मैं बताया था पिछली क्लास में, प्रायद्वीपीय भारत क्या कहते हैं, तीन तरफ वो स्थल जिसका तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग होता है, प्रायद्वीप क्षेत्र होता है। और वो अब आप जब आए पाएंगे भारत के इस त्रिकोणीय हिस्से के ऊपर के जो बीच से भाग हैं वो उच्च भूमि है, उसके इधर का सारा भाग प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो ये मैं आपको बताया था। तो आप प्रायद्वीपीय अभी मैं मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा और सबको कहूँगा कि क्लास में एटलस लेके आप लोग बैठा करिए। एटलस की वजह से आप क्या करते हैं कि ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। तो हम बात करेंगे हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, क्योंकि उद्गम के दृष्टि से देखा जाए तो भारत को दो नदियों में बांटा गया, दो अपवाह तंत्रों में। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय। तो हिमालय में क्या आ जाएगा, हिमालय की जो नदियाँ होती है वो सदा नीरा होती है। सदा नीरा मतलब वर्ष भर उनमें जल भरा रहता है, ठीक, वर्ष भर जल से पूर्ण होती है। इसका स्रोत प्राय ग्लेशियर से जुड़ा होता है, जैसे यमुना, कोसी आदि इसके उदाहरण है। देखिए ग्लेशियर मतलब हिमा जो वर्ष भर वहां से क्या करता है कि जल पिघलता रहता है पानी के रूप में, वह ग्लेशियर बर्फ और नदियों में आता रहता है। तो इनमें पानी की कमी होती नहीं है। एक तो ये गर्मियों में ऐसे होता है, और फिर क्या होता है कि मानसून के समय भी वर्षा होती है, तो जिसकी वजह से पानी इसमें भरा रहता है, ठीक। और ये वर्ष भर जल से भरा होता है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो है, इसमें यह नदियां ऋतुनिष्ठ होती हैं, क्योंकि केवल वर्षा जल पर निर्भर होती हैं। अब ये ऋतुनिष्ठ नदियां, ऋतु मतलब ऋतु जब आएगी मौसम के अकॉर्डिंग काम करती हैं, अपना मौसम ऋतुनिष्ठ नदियां होती हैं। अब केवल वर्षा जल पर निर्भर होती हैं, होने के कारण वर्ष में केवल एक बार प्राय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय इनके जल स्तर में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के लिए नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तापी आदि, अरे आदि इत्यादि जो नदियां हैं, क्योंकि ये नदी क्या होती है, मौसम के अकॉर्डिंग काम होता है इनका, तो ये ऋतु पे डिपेंड करती हैं। तो जब ये वर्षा आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है जब भारत में, तो उस समय इनका पानी इसमें होता है वर्ष में केवल एक बार प्राय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय जल के स्तर में वृद्धि होती, नहीं तो लगभग इसमें बहुत पानी कम पाया जाता है। फिर इनकी अपेक्षा हिमालयी नदियों की तुलना में देखा जाए तो इनके जल स्तर में वृद्धि होती है। जब जल स्तर में वृद्धि होती है, जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदी है। अब हिमालयी नदियां का ये और प्रायद्वीपीय नदियों में ये अंतर है। तो हिमालयी नदियों में आप देख लीजिए कि ये वर्ष भर पानी से भरी हुई है, वर्ष भर, क्योंकि यहाँ पे हिमालय जो है वहाँ पे बर्फ है। तो बर्फ गर्मियों के समय भी पिघलता रहता है, तो उससे जिससे क्या होता है, ग्लेशियर से जो होते हैं पानी, जो जहाँ से सब नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु नदी जहाँ से निकलती है, गंगा नदी जहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है, वो सब वहाँ से, वहाँ के ग्लेशियरों से, वहाँ की झील मानसरोवर से जो वर्ष भर उसमें से क्या होता है, पानी आता रहता है। लेकिन ये जो नदी है प्रायद्वीपीय नदी, तो आपको पता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसी टाइम ये क्या करती हैं, इनके जल स्तर में वृद्धि होती है, और वो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। अब दूसरे में देख लीजिए हिमालयी नदियाँ जो है, हिमालयी नदियों की द्रोणियाँ प्राय विशाल होती हैं, या गंगा द्रोणी, सिंधु द्रोणी, मतलब हिमालय नदी की द्रोणी जो होती है विशाल होती है, किसकी अपेक्षा, इनकी। प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियाँ छोटी होती है। अब हिमालयी नदियाँ स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां एवं गाज का निर्माण करती हैं। अब ये आप देखिए हिमालयी नदियाँ स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां एवं गाज, जब हिमालय से जो नदी आएगी बहुत हाइट से आती है, ठीक, हिमालयी नदियाँ, तो जब वहां से वो नीचे की तरफ गिरती है तो गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है और गार्ज का निर्माण करती है। और जबकि प्राय
जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में आप देखेंगे प्राय नदियों की घाटियां उथली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है तो इसकी घाटियां क्या होती हैं, उथली होती है, उठी होती है। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियां द्रोणियां छोटी होती हैं, ये तुम्हें बताया, नर्मदा, तापी। और यह नदियां मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है। कौन नदियां? हिमालयी नदियां। हिमालय की नदियां जो होती है कि मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है तथा वहां नव्या होती है, नाव्य होता है। मतलब कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती है, जैसे जब उत्तर प्रदेश में जब कोई नदी, मान लीजिए गंगा नदी आ रही है, तो उसमें ये लंबी दूरी तय करेगी पूरा उत्तर प्रदेश का, गंगा, तो उसमें नव्या मतलब नाव चलाने के, ठीक, नव्या होती है। ठीक, वहाँ पानी भी हमेशा रहता है, क्योंकि जहाँ पे आप नाव चलवाएंगे तो उस नदी में पानी तो होना चाहिए, तो पानी जब रहेगा तभी नाव चलेगी। तो यहाँ नाव्य है, ठीक, तथा वहाँ नाव्य है। अब यहीं पे अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लें तो ये नदियां मार्ग में जल प्रपात बनाते तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने कारण यान नौकागमन के अनुकूल नहीं होती है। ये डेल्टा क्षेत्र में नव्या है, ये डेल्टा क्षेत्र में नव्या है। मतलब कि ये नदियां मार्ग में जल प्रपात बनाने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकागमन, जब ये अपने क्षेत्र में रहेंगी, ये नदियां मार्ग में जल प्रपात का निर्माण करती हैं। और मैं बताऊंगा कि जलप्रपात किसे कहते हैं, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, जलप्रपात क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जलप्रपात बनाने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकागमन के अनुकूलन नहीं होती है। ठीक, इसका पानी घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे नौकागमन का वो नहीं होता है। ये डेल्टा क्षेत्र में नब्बे होती है। डेल्टा क्षेत्र में मतलब कि जब ये नदी मुहाने पे जाती है, जहाँ से गिरती है, जहाँ पे वहाँ डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे पानी लगभग रहता ही है। तो ये डेल्टा क्षेत्र में नव्या है, तो डेल्टा क्षेत्र में इनका है। और इसी क्रम में हम लोग देखा जाए तो हिमालयी नदियों को और प्रायद्वीपीय नदियों को अगर एक एक करके मैं बताऊं, एक एक करके मैं बताऊं, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हिमालयी नदियां प्राय मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो हिमालयी नदियां हैं, ये क्या करती हैं कि मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती थी, जहाँ पे गिरती हैं। जैसे हिमालयी नदियां जब उधर से आएगी, सिंधु नदी आएगी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो सबसे बड़ा डेल्टा वन है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। तो वहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र और इससे, तो उन नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये प्राय डेल्टा का निर्माण मुहाने पे करती हैं। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये क्या करती हैं कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी। ठीक, इन इसको भी मैं समझाऊंगा इस आगे क्लास में। तब तक के लिए हम लोग अब बात करेंगे हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ की। मैं तो इतना अंतर आप लोग को समझा दिया कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं, इनमें पानी कितना पाया जाता है, क्या स्थिति होती है, ये इनका उद्गम स्थल मैं जब सारी नदियों को बताऊंगा तो मैं बताऊंगा। और ये कहाँ गिरती हैं, कैसे होके जाती हैं, इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको क्लास बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर हिमालयी नदियाँ की बात किया जाए तो हिमालयी नदियों का अध्ययन निम्नलिखित नदी तंत्रों के अध्ययन पे किया जा सकता है। तो इनमें मुख्यतः 3 नदी तंत्र हैं। एक सिंधु, गंगा, फिर एक है, एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, हिमालयी नदियों में क्या करेंगे कि 3 प्रकार की नदियां, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मान लीजिए हम लोग ऐसे मैप बनाए भारत का,
ठीक, अभी इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि हमें हिमालय नदियों को पढ़ना है। तो जब ये यहाँ से निकलेगी जो नदी, तो इस सिंधु नदी ऐसे जाके फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे करके अरब सागर में आके गिर जाती है। और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे करके इधर गिर जाती है। फिर यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिल के यहाँ पे गंगा का निर्माण करती हैं। पश्चिम बंगाल में मिल के ये दोनों नदियाँ यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में ये आके गिर जाती है। तो ये 3 नदी तंत्र है, ये गंगा है, ये सिंधु है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक, तो ये सारी नदी तंत्रों को मैं बताऊंगा, और इस क्लास को आप लोग इतना समझे होंगे कि हिमालयी नदियाँ क्या है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्योंकि इस क्लास को इतना बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग कम समय में अच्छी चीज़ें जाने, और ज़्यादा लार्ज क्लास में लड़के बोर भी हो जाते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो, लेकिन कल की क्लास जो होगी, जबकि वीक क्लास होगी ये, जब मैं पूरा नदी तंत्र बताऊंगा, तो ये बड़ी बड़े नदी तंत्र है, बहुत बड़े बड़े। इसमें सहायक नदियां हैं, कितनी नदियां पाई जाती हैं, सारे सिस्टम है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसे इसकी सहायक नदी, ये भी इसको बताऊंगा, सहायक नदी, फिर इसका उद्गम स्थल, ऐसे ही करके सब चीज़ें मैं बताऊंगा। सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर इसमें सिंधु पे कौन कौन से परियोजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सा बांध है, क्या क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये क्लास सुपर टेट पीसीएस आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं हिमालयी नदियों के ये तीनों तंत्रों को बताऊंगा। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों को बताऊंगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या करती हैं, कैसे मतलब बहती हैं, कहाँ से कहाँ तक, कौन सी नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन है। लेकिन पहले हम अगली क्लास में, जो होने वाली क्लास होगी, उसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तंत्र मतलब समझ लीजिए जाल है, सिस्टम। ठीक, वो नहीं कि सिस्टम एलविस यादव वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है, सिंधु की नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप लोग बिग बॉस भी देखते होंगे, हमको लगता है कि, तो इस टाइम आप लोग बिग बॉस कम देखिए, क्योंकि सारे एग्जाम, बिग बॉस तो वैसे खत्म हो गया है सीजन में, और फिर स्टार्ट होने वाला होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये वो वाला सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है आपकी पढ़ाई का सिस्टम। तो इस सिस्टम में आप रह के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और स्टूडेंट के लिए तो यही सिस्टम है कि बस पढ़ते रहें। तो अब सिस्टम को समझ गए और अपवाद भी समझ गए। ये क्लास आज की यहीं तक के लिए, सबको धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।